बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, चैप्टर नंबर 21 स्टार्ट करते हैं, न्यूक्लियर फिज़िक्स। इस चैप्टर के जो लेक्चर्स हैं हम इंशाल्लाह बोर्ड के ऊपर ही करेंगे, लेकिन जो पहले दो आर्टिकल्स हैं इसके वो इन्फॉर्मेशन टाइप थे, तो इसलिए ये स्लाइड्स का सहारा लेकर हम इसको कवर कर लेते हैं। न्यूक्लियर फिज़िक्स, इसके अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन देखें, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। एटॉमिक न्यूक्लियाई बोलते हैं न्यूक्लियस की जमा को, यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस को अगर हम डील करें, उसकी प्रॉपर्टीज़ को डील करें, इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर फिज़िक्स। अब हम देख लेते हैं कि एटॉमिक न्यूक्लियाई क्या होता है। एटॉमिक न्यूक्लियाई द सेंट्रल कोर ऑफ एटम, एटम का जो सेंट्रल पार्ट होता है, विच कॉन्टेन्स ऑल द एटम्स पॉजिटिवली चार्ज, जिसके पास एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, तो एंड मोस्ट ऑफ इस मैसिव इज नोन एज एटॉमिक न्यूक्लियस, तो हम उसको एटॉमिक न्यूक्लियस का नाम देते हैं। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज मच स्मॉलर देन द एटम, न्यूक्लियस का साइज एटम के साइज से बहुत कम होता है। In fact, the nucleus is 10,000 times smaller than size of atom. एटम के साइज़ की निस्बत ये 10,000 गुना छोटा होता है जो एटॉमिक न्यूक्लियस होता है। लेकिन इसमें खसूसियत क्या होती है? More than 99.9% of the mass of whole atom is concentrated in the nucleus. 99.9% mass of एटम जो है वो बेटे न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट कर रहा होता है। डेंसिटी अगर हम इसकी देखें तो इट्स डेंसिटी इज 10⁻⁻7 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, जो कि मच हायर है। इट कॉन्टेन टू पार्टिकल्स नेम प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। दे आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स, यानी जिन पार्टिकल्स से न्यूक्लियस मिलकर बनता है उसे न्यूक्लियॉन का नाम देते हैं। अगर हम एटम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, प्रोटॉन वाज डिस्कवर्ड बाय गोल्डस्टेन एंड न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय जेम्स चैडविक। हमें ये एमसीक्यूज के लिए तैयार करने होंगे। न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रदरफोर्ड। फिर हम न्यूक्लियस को अगर देखते हैं तो इट कंसिस्ट ऑन टू पार्टिकल्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो ये एक हमारे पास सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है कि सेंट्रल पार्ट पॉजिटिव और उसके गिर्द जो है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो रोटेट कर रहे होते हैं। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एंड इट्स चार्ज इज इक्वल टू द इलेक्ट्रॉन। इट्स मास इज ऑफ द प्रोटॉन इज अबाउट 1836 टाइम्स डेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन से ये 1836 गुना भारी होता है। और चार्ज ऑन प्रोटॉन अगर फाइंड करें तो पॉजिटिव 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। न्यूट्रॉन, अब चूँकि हमने इंट्रोडक्शन करना था न्यूक्लियॉन से, तो न्यूक्लियॉन का एक पार्टिकल हमने प्रोटॉन डिस्कस कर लिया। अब न्यूट्रॉन की बारी है। न्यूट्रॉन इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल, हैज़ चार्ज एंड इट्स mass is about 1840 times than the electron। ये इलेक्ट्रॉन की निस्बत 1840 गुना बड़ा है, जबकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। ये एक न्यूट्रल पार्टिकल। फिर हम अगर एटॉमिक मैस यूनिट के बारे में देखें, ये एक नया यूनिट है एटॉमिक मैस यूनिट, जिससे हम मेजरमेंट करते हैं। इससे हमारी मेजरमेंट और आसान हो जाती है। द एसआई यूनिट ऑफ मैस इज़ केजी। एसआई यूनिट तो केजी ही है और केजी ही रहेगा। हाउएवर, चूँकि एटम के जो मैसेज होते हैं डेट्स वेरी स्मॉल, और उनकी वैल्यू हम जानते हैं कि इन ऑर्डर टू 10 की पावर नेगेटिव सम वैल्यू होती है, जिसकी वजह से हम उसकी कैलकुलेशन को हैंडल करना मुश्किल समझते हैं। तो देयर वी डिफाइन अनदर यूनिट दैट इज़ कॉल्ड एटॉमिक मैस यूनिट। The atomic mass unit of the nucleus mass is very small, so that we measure them. The smaller unit of the mass is called atomic mass unit. तो smaller unit हम इसको declare करते हैं। One atomic mass unit AMU से represent करते हैं is equal to 1/12 of the
1 एटम ऑफ कार्बन 12, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट को हम 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। ये इसकी एक फॉर्मल डेफिनेशन आ जाती है। एंड 1 AMU इज डिफाइंड एज 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। जब बेटे हम इसको निकालते हैं तो मास ऑफ 6.023 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स ऑफ द कार्बन इज 12 ग्राम। तो 1 एटम का मास निकालते हैं तो वो ये आ जाता है। फिर हम इसका 1/12 करते हैं तो AMU की वैल्यू इतनी आ जाती है। ये AMU की वैल्यू इन ग्राम हमारे पास आ जाएगी। फिर हम इसको kg में कन्वर्ट करेंगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर -27 kg आएगी। फिर हम कुछ कन्वर्जन इसमें लगाते हैं कि जैसे इलेक्ट्रॉन का मास हम जानते हैं kg में ये है तो उसका AMU में ये आ जाएगा। इसी तरह प्रोटॉन का मास kg में ये है और AMU में इस तरह से आ जाएगा। और न्यूट्रॉन का मास kg में ये है और उसका AMU में ये आ जाएगा। यह हम किस तरह से निकालते हैं कि kg वाले मैसेज को डिवाइड कर देते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -27 से, तो उससे बेटे हमारे पास ये वैल्यू जो है वो निकल आती है AMU में। अब हमने न्यूक्लियर नोटेशन जो है वो यूज़ करनी है। अ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज स्पेसिफाइड बाय द एटॉमिक नंबर Z, एटॉमिक नंबर से, एंड मास नंबर A, इन दो से रिप्रेजेंट की जाती है। और इसकी रिप्रेजेंटेशन के अंदर हम चार्ज नंबर और मास नंबर जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। वेयर X इज़ अ सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, मतलब किसी भी एलिमेंट का सिंबल लेट्स सपोज हम X से रिप्रेजेंट करते हैं तो Z उसके अंदर एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट और A इज़ द एटॉमिक मास of that element. Here the nucleus of the protium is called proton. जो प्रोटियम का न्यूक्लियस होता है प्रोटॉन, न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटियम इज कॉल्ड ड्यूट्रॉन एंड न्यूक्लियस ऑफ ट्रिटियम इज कॉल्ड ट्रिटियन। The atomic number of the charge number of a proton is defined as the number of protons inside the nucleus. हम इसको इस तरह से डिफाइन कर देते हैं। The mass number or nucleons number is defined as the sum of protons and neutrons is called inside the nucleus. अब हम इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन दोनों को A के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर वाले पार्टिकल्स हैं उन तमाम को A के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, वो न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन भी। जबकि अकेले हम अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करना हो तो उसको Z के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो एटॉमिक मास यूनिट Z प्लस N के बराबर होगा, यानी प्रोटॉन्स की तादाद Z के साथ रिप्रेजेंट हो गई जबकि न्यूट्रॉन की तादाद N के साथ रिप्रेजेंट हो गई। इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास A आ जाएगा। और अगर न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालें तो इट कैन बी रिटन एज A-Z। ये कुछ नोटेशंस हैं जो हमें याद करनी होती हैं फॉर्मली कि किस तरह से हमने इसमें रिप्रेजेंट करना। अब हम इसमें एक और कॉन्सेप्ट को बेटे देखते हैं, डेट इज़ कॉल्ड आइसोटोप्स। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट is which have the same atomic number A but different atomic masses। सॉरी, atomic number Z सेम होगा, atomic masses जो हैं वो masses number जो हैं वो डिफरेंट होंगे, या आप कह लें कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हैं वो उसकी वेरिएशन आने की वजह से किसी भी एलिमेंट के एटम्स के न्यूक्लियस डिफरेंट लगने लग जाते हैं, तो उनको हम आइसोटोप्स का नाम देते हैं। मसलन ये एटम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है जिसमें हमने लिखते हैं C610। अब 6 इसका चार्ज नंबर है जो कि सेम है, तमाम में 6 ही है, जबकि नीचे मास नंबर इसके जो हैं वो डिफरेंट दिए गए हैं, 10, 11, 12 और 14। ये आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, मतलब इसको जो लिखना है प्रॉपर वे में तो इसका जो मास नंबर है ये ऊपर लिखना है और चार्ज नंबर नीचे लिखना है, यानी ये 6 सारे नीचे हैं और 10, 11, 12, 14 जो है ये ऊपर है। इसकी नोटेशन इस तरह से लिखा करते हैं। इसी तरह आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन है, इसमें भी 8, 8, 8 सेम है, 16, 17, 18 ये डिफरेंट है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज़ बिकॉज इनके अंदर इलेक्ट्रॉन की कन्फिगरेशन जो है वो सेम रहेगी, चूँकि इनका चार्ज नंबर सेम है, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ड्यू टू डिफरेंट मैसेस।
ठीक है। आइसोटोप्स आर सेपरेटेड ड्यू टू द डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो हम इनको फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होने की वजह से ही हम इनको डिफरेंट पहचान सकते हैं। इसके लिए जो मेथड हम बेटे यूज़ करेंगे दैट इज़ कॉल्ड मास स्पेक्ट्रोग्राफ, जो हम अगला आर्टिकल डिस्कस करेंगे। आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज डिफरेंट। सही है, इसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एटम में सेम होती है और न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट होने की वजह से जिसको हम आइसोटोप्स का नाम देते हैं। हैज़ द एटॉमिक वेट ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एनी एलिमेंट इट डिफरेंट होगा। बोथ जियोन एंड सीजियम ईच हैव 36 आइसोटोप्स, मतलब आइसोटोप्स की तादाद बहुत ज़्यादा हो सकती है। लेट्स सपोज कि ये एक्चुअली में यहाँ से आपको इस हाइड्रोजन की डायग्राम से पता चल जाएगा। प्रोटिनियम ये एटम है, ड्यूटेनियम उसमें न्यूट्रॉन बढ़ गया, इसमें न्यूट्रॉन डबल हो गए, तो इसकी जो प्रॉपर एटम रिप्रेजेंटेशन है वो भी आप यहाँ पर देख रहे हैं कि उसमें 1 1 1 2 1 3 इस तरह से लिखते हैं कि उसके मैस नंबर जो है वो ऊपर लिखते हैं और चार्ज नंबर जो है वो बेटे नीचे लिख रहे होते हैं। अब हमने इसमें कुछ अजाफी चीज़ें जो है वो डिस्कस करनी, जैसे आइसोबार के अंदर जी डिफरेंट होने की बजाय आइसोबार हैव सेम ए बट डिफरेंट जी, इसके अंदर ए सेम हो जाएगा, जी डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसमें 6 14 और 6 7 14। अच्छा, आइसोटोप्स और आइसोबार में फ़र्क क्या है? आइसोटोप्स में है कि सेम एलिमेंट के जी डिफरेंट हो जाएं और ए जो है वो सेम रहे। मसलन हाइड्रोजन है तो तमाम हाइड्रोजन एलिमेंट के तमाम एटम्स में जी सेम रहे और ए की वैल्यू डिफरेंट हो जाए, जबकि आइसोबार में जी सेम रहे और ए जी डिफरेंट हो जाए और ए सेम रहे, वो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स के दरमियान में कंपैरिजन होगा तो आइसोबार होगा, फिर आइसोटोप्स नहीं होगा। आइसोटोन्स क्या होते हैं? आइसोटोन्स है सेम एन, यानी उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो गए बट डिफरेंट जी, लेकिन चार्ज नंबर जो है वो उसका डिफरेंट हो जाएगा, उसे आइसोटोन्स का नाम दे देंगे। यहाँ पर इजाफी इंफॉर्मेशन में लिख सकते हैं। इसमें इसके बाद हम देखते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस कैसे आती है। देर इज़ नो मेम्ब्रेन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, एंड ड्यू टू द रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन, जो प्रोटॉन के दरमियान में रिपल्शन होती है, न्यूक्लियस शुड क्लैप्स बट इट डज नॉट हैपन। न्यूक्लियस तो ख़त्म हो जाना चाहिए लेकिन वो इस तरह से नहीं होता। उसकी रीज़न क्या आती है कि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज होल्ड द न्यूक्लियस एंड इट इज स्ट्रॉन्गर दैन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन। यानी जब न्यूक्लियस कुदरत ने बनाया तो उसके अंदर प्रोटॉन की रिपल्शन की निस्बत एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स भी न्यूक्लियस के अंदर डाल दी, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का बायस बनती है। एंड न्यूक्लियर फोर्स जो हमारे पास होती है इट्स अ शॉर्टर रेंज फोर्स, ये जिसको हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहा है, ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इसकी रेंज बहुत ज़्यादा नहीं होती, ये शॉर्टर होती है इन ऑर्डर टू 10 की पावर -15, यानी जितना को न्यूक्लियस का साइज़ होता है उतनी की रेंज के अंदर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है एक्सपीरियंस होती है। Beside the strong nuclear force, exchange the particle and exchange between the nucleus so makes the nucleus stable, जिसकी वजह से ये stability इसमें आ जाती है। Binding energy per nucleon is also responsible for the nuclear stability, ये भी nuclear stability की वजह बनती है बाइंडिंग। ये एक तो strong nuclear force है एंड अदर वन फैक्टर इज बाइंडिंग एनर्जी, ये दोनों न्यूक्लियस के स्टेबल होने की वजूहत बनती हैं। यानी हम अगर देखते हैं हमारे अक्सर न्यूक्लियस पढ़ते हुए जहन में क्वेश्चन आता है कि वाई प्रोटॉन डज नॉट रिपेल, वो रिपेल कर रहे होते हैं लेकिन उनकी रिपल्शन की फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कंपैरेटिवली बहुत कम होती है, जिसकी वजह से वो रिपेल नहीं कर पाती और न्यूक्लियस बांधा ही रहता है। ये हमारे पास, इसके बाद हम अगला आर्टिकल जो है वो मास स्पेक्ट्रोग्राफ पढ़ेंगे। इस आर्टिकल है जी मास स्पेक्ट्रोग्राफ। इस आर्टिकल के अंदर हमने किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट आइसोटोप्स को अलग अलग करना और इस
इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए हम डिफरेंट एटम्स के मैसेज को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये इसकी खसूसियत है। तो ज़्यादा जो इसका मेजर पोर्शन है वो ये है कि हम किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स, जो कि हम इससे पहले आर्टिकल के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि उस किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स उसको बोलते हैं कि अगर उस एलिमेंट के एटम्स के अंदर मास नंबर डिफरेंट हो और चार्ज नंबर सेम हो तो हम उसको कह देते हैं कि ये उसके आइसोटोप्स हैं। जैसे हाइड्रोजन के प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हैं। और इसके कोई केमिकल मेथड नहीं है आइसोटोप्स को अलग-अलग करने का, बिकॉज केमिकल प्रॉपर्टीज़ आर सेम इन आइसोटोप्स। तो सिर्फ फिज़िकल मेथड ही है जो आइसोटोप्स को अलग अलग कर सकता है। तो उस फिज़िकल मेथड को इस्तेमाल करते हुए हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ के ज़रिए आइसोटोप्स को अलग अलग कर सकेंगे। इसके लिए जो बेटे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया गया है वो कुछ इस तरह से है कि हमने एक वैक्यूम सिलेंडर इस्तेमाल करना है। वैक्यूम सिलेंडर किस तरह का होगा कि एक ये शीशे का सिलेंडर लेते हैं और इसको वैक्यूम पंप के ज़रिए इसको अंदर से वैक्यूम बना लेते हैं और इसको इस जगह पर रखते हैं कि जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में हो। तो ये डॉटेड मैग्नेटिक फील्ड है, डॉट रिप्रेजेंट द आउटवर्ड डायरेक्शन। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम पॉजिटिव आयंस बनाकर इंटर करते हैं, यानी आइसोटोप्स के पॉजिटिव आयंस को हम इसमें इंटर कर देते हैं। मसलन हम इस कंटेनर के अंदर उस एलिमेंट के आइसोटोप्स की आयंस फॉर्म, और आयंस भी पॉजिटिव आयंस फॉर्म जो है वो उसके अंदर दाखिल कर देते हैं। तो ये उस आइसोटोप्स का मिक्सचर जो है वो मौजूद है यहाँ पे, और इसको पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करते हैं। पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस एट बॉटम एंड नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस एट द टॉप। तो क्या होगा कि इस V पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से वो पॉजिटिव आयंस यहां से बाहर निकलेंगे। इट इंटर परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब चूंकि आयंस ऊपर की तरफ जा रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बाहर की तरफ है आउटवर्ड डायरेक्शन में, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसको हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो ब्लू मार्कर है रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन और वेलोसिटी ऑफ द आयंस और पॉजिटिव आयंस परपेंडिकुलर इस तरह से दाखिल हो रही। अब इन आयंस को यहां से इस तरफ मूव करवाना और वेलोसिटी देना, तो इन आयंस की जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू 1/2 mv²। और ये काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रिकल वर्क डन ने प्रोवाइड की है। इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है Q डेल्टा V, जो हम इसे पहले भी पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 12 के अंदर, कि इलेक्ट्रिकल वर्क डन दैट इज इक्वल टू Q डेल्टा V। अब डेल्टा V वो पोटेंशियल डिफरेंस है जो इस बैटरी का है जिसने नेगेटिव आयंस को इसके अंदर से खींचना है, और Q चार्ज है। तो हम चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर यानी पॉजिटिव चार्ज कंसिडर कर लेते हैं और डेल्टा V EV आ जाएगा। दिस वर्क डन प्रोवाइडेड द गिवन काइनेटिक एनर्जी। तो वी कैन से दैट कि वर्क डन इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयंस, उन आयंस की जो कि आइसोटोप्स है उस एलिमेंट के। तो हेयर EV इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये हमारे पास फार्मूला जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी का आ जाए। आगे जाके हमें इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी तो हम इसको यहाँ पे होल्ड डाउन कर देते हैं। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम भी दे सकते हैं कि दिस इज एन इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट क्या होगा बेटे कि जैसे ही परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड इन आउटवर्ड डायरेक्शन और वेलोसिटी परपेंडिकुलर इसके अंदर ऐसे दाखिल होते हैं चार्ज पार्टिकल्स, अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल फिंगर्स रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, तो पाल्म इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इन पार्टिकल्स के ऊपर जो फोर्स लगेगी वो फोर्स इसको इस तरह बेंड करवा देगी। अब ये पार्टिकल्स इधर जाना शुरू हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल। फिर अगर हम लगाएं तो फिंगर बाहर की डायरेक्शन को, थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, पाल्म इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो ये फोर्स इस तरह से इसको नीचे की तरफ बेंड करवा देगी। यहां पे जो मैंने पोर्शन छोड़ा हुआ है यहां पे मैं लगाऊंगा डिटेक्टर, और वो डिटेक्टर
इन आइंस को डिटेक्ट करेगा। कैसे डिटेक्ट करेगा कि जैसे ही आइंस इसके ऊपर फॉल करेंगे इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो होगी और उस इलेक्ट्रिकल करंट की अमाउंट से हमें आइंस की प्रेजेंस का पता चल जाएगा, ठीक है, कि कितने आइंस जो है इसके अंदर आकर फॉल किए। उस इलेक्ट्रिकल करंट को हम कंप्यूटर को देंगे, वो कंप्यूटर उसको एम्पलीफाई करके ग्राफ ड्रॉ कर देगा, जिस ग्राफ को हम मैस स्पेक्ट्रोग्राफ का नाम देते हैं, जिसकी वजह से हम इस आर्टिकल को पढ़ रहे हैं। अब होगा क्या बेटे कि हमने इसमें जैसे ही ये एक्चुअली में कर्व शेप एक सर्कुलर शेप को रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसका मतलब है कि आयंस सर्कल में मूव करने जा रहे हैं, तो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स is provided by मैग्नेटिक फोर्स, कि जो रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है Fc mv²/r वो किसने प्रोवाइड की, वो मैग्नेटिक फोर्स ने प्रोवाइड की, दैट इज Q × V क्रॉस B। और हम इसकी डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू राइट हैंड रूल निकाल चुके हैं। अब इसके अगर मैग्नीट्यूड निकालें, Fm कैन बी रिटन एज QVB sin थीटा। अब मैंने अभी आपको बताया था कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, थीटा इज इक्वल टू 90 और Q चार्ज E के बराबर है, देन Fm इज इक्वल टू EVB आ जाए। और सेंट्रीपिटल फोर्स चूंकि मैग्नेटिक फोर्स के बराबर है, तो वी कैन राइट इट mv²/r इज इक्वल टू EVB आ जाए। इनमें से कौन सी टर्म कट जाएगी, यहां से ये कैंसिल हो जाएगी, और अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू इसमें से निकाल के पुट करें तो वेलोसिटी की वैल्यू क्या आएगी, यहां से अगर हम निकालते हैं तो v² इज इक्वल टू 2 इधर मल्टीप्लाई m डिवाइड हो जाएगा, 2EV डिवाइडेड बाय m आ जाएगा। दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें तो ये कैंसिल, v इज इक्वल टू आ जाएगा 2EV/m और इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये वेलोसिटी इसके अंदर पुट करें तो हमारे पास mv/r इज इक्वल टू EB के बराबर है। यहां पे मैं वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर देता हूं, m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2EV/m डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू E इंटू B आ जाए। अब दोनों तरफ का स्क्वायर ले लेते हैं ताकि स्क्वायर रूट जो है वो खत्म हो जाए, तो हमारे पास स्क्वायर ऑन बोथ साइड m इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2EV/m डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू EB आ जाए। स्क्वायर ऑन बोथ साइड करने की वजह से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल भी हो जाएंगे, और m का स्क्वायर m², बाकी टर्म क्या बच जाएगी 2EV, और ये m डिवीजन में आ जाएगा और डिवीजन में r का स्क्वायर भी आ जाएगा, ये टर्म बेटे इज इक्वल टू E इंटू B², E² B² आ जाए। अब देखते हैं कि कौन सी टर्म कट जाएगी, इसमें से एक m इस एक m से कैंसिल हो जाएगा, और इधर एक E इधर एक E से कैंसिल हो जाएगा। ये डिवीजन ऊपर वाली से कट सकती है, ये इस सामने वाली से कट सकती है, चूंकि दरमियान में इक्वल का निशान है। यहां पर एक m बच गया, तो मेरे पास आ जाएगा m इंटू 2V/r², और इधर से मैं E इसकी डिवीजन में ले आता हूं, इज इक्वल टू B² आ जाए। अगर ये सारी टर्म उधर मल्टीप्लाई हो जाए, चूंकि हम कह सकते, हमने स्टार्ट में डेफिनेशन में कहा था कि ये वो डिवाइस है जो मैस को मेजर भी कर सकती है, तो हम मैस की अगर वैल्यू उधर से देखें तो ये ER² उधर मल्टीप्लाई हो जाए और 2V डिवाइड हो जाए, ये ब्रैकेट वाली टर्म, और B² एज इट इज आ जाए। अगर हम इस ब्रैकेट वाली टर्म को कांस्टेंट कंसिडर कर लें तो क्या होगा, एक्चुअली में एक चीज इससे पहले भी हमने इसमें सीखनी है, वो ये है कि जो डिफरेंट मैसेज है, ये अगर r रेडियस उधर मल्टीप्लाई हो जाए, जो कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द मैग्नेटिक फोर्स, तो डिफरेंट मैसेज जो है वो डिफरेंट रेडियस के अंदर डिवाइड हो जाएंगे।
बस यहाँ से जो एलिमेंट के आइसोटोप्स निकलेंगे, आइसोटोप्स में मैसेज डिफरेंट होने की बजाय जितने मैसेज होंगे उतने सर्कल जो है वो यहाँ पे बन जाएंगे। ठीक है, इसमें से हम आर रेडियस सिर्फ उस सर्कल को कहेंगे जो इसके सेंटर से लेकर उस आइसोटोप वाली पट्टी जो कि डिटेक्टर के ऊपर जाके फॉल हो रही है उसको आर रेडियस का नाम देंगे। अब ये वाला है तो मैसेज ही है, तो आइसोटोप ही, ये भी आइसोटोप है, लेकिन ये डिटेक्टर पर फॉल नहीं होंगे तो ये डिटेक्ट नहीं होंगे। एक वक्त में हमें एक आइसोटोप जो है वो डिटेक्ट हो रहा होगा। फिर हम इसमें कहते हैं कि अगर हम आर को कांस्टेंट बना लें, ई कांस्टेंट हो, ई तो पहले कांस्टेंट जब हमने आयोनाइज किया इसको, तो वी कांस्टेंट रख लें, ये ब्रैकेट वाली टर्म अगर हम कांस्टेंट रख लें तो बी को एडजस्ट करके आप डिफरेंट मैसेज की वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है, बी की वैल्यू को चेंज करके, बी की वैल्यू को चेंज करेंगे तो क्या होगा, मतलब मैं बी की वैल्यू को इंक्रीज कर देता हूं तो उससे क्या होगा, एम की वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन मैस आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहां पे मैस की वैल्यू इंक्रीज होने का मतलब है वो मैस जो ज्यादा वैल्यू का होगा वो आर रेडियस पर आ जाएगा। मसलन 3 मैस है 20, 21 और 22। सबसे पहले इस डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया 20, ठीक है, रेडियस आर, इसके ऊपर जो पाथ फॉलोड था इस पाथ के ऊपर 20 वाले आइसोटोप किसी भी एलिमेंट के, नाइट्रोजन के ले लेते हैं, कि वो आकर इसमें फॉल कर रहे थे और डिटेक्टर उनको डिटेक्ट कर रहा था। फिर क्या किया कि आपने मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाया तो मैस इंक्रीज हुआ। मैस ऐसा नहीं है कि आइसोटोप का मैस इंक्रीज हो गया, मैस इंक्रीज होने का यहां पे मतलब होगा कि ये उसी रेडियस के ऊपर ज्यादा मैस वाले जो आइसोटोप हैं वो आकर फॉल होने शुरू हो जाएंगे। मसलन ये डिटेक्टर ने डिटेक्ट किया तो इससे ज्यादा मैस इसका था तो ये ज्यादा मैस इसके ऊपर डिटेक्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब पहले 21, ये 20 है, 21 डिटेक्ट हो रहा है, ये 22 डिटेक्ट नहीं हो रहा, तो जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो 22 वाला डिटेक्ट होना शुरू हो जाएगा, 21 वाला पीछे डिटेक्टर से चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पहले 20 को डिटेक्ट करेंगे, फिर हम मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो 21 वाला डिटेक्ट हो जाएगा, वो आर रेडियस के ऊपर आगे फॉल होगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाएंगे तो 22 वाला डिटेक्ट हो जाएगा, वो आर रेडियस के ऊपर आके फॉल होना शुरू हो जाएगा। तो हमारा आर रेडियस फिक्स है, इस रेडियस को वो अडॉप्ट करेगा, वो वाले एटम्स एलिमेंट के अडॉप्ट करेंगे जिनका मैस डिसाइडेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस तरह से आप 3 डिफरेंट आइसोटोप, इसी तरह मैं हाइड्रोजन की एग्जांपल लेता हूं। हाइड्रोजन के ऊपर अब चार्ज तो सेम है, सेम पोटेंशियल से सेम काइनेटिक एनर्जी लेकर निकल रहे हैं, तो चार्ज भी सेम पोटेंशियल। अब आपने प्रोटियम को डिटेक्ट करवाया, फिर आप ड्यूटियम को करवाना चाह रहे हैं, तो ज्यादा मैस डिटेक्ट करवाना चाह रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दें। ठीक है, ये टर्म कांस्टेंट रहेगी। कैसे कांस्टेंट रहेगी कि उसी रेडियस के ऊपर अब ड्यूटेरियम जो है वो आगे डिटेक्ट होना शुरू हो जाएगा, फिर उसी रेडियस के ऊपर ट्रिटियम जो है वो डिटेक्ट होना शुरू हो जाएगा, तो दूसरे मैसेज जो है वो छोटे सर्कल में चले जाएंगे और डिटेक्टर से बाहर फॉल होना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से आप मैस स्पेक्ट्रोग्राफ को स्टडी कर लेते हैं। फिर इससे आप इसकी स्ट्रेंथ को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। मसलन आप नाइट्रोजन के लिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं बिटवीन करंट, ये कंप्यूटर ने ड्रॉ किया, और मैस के अकॉर्डिंग, तो उसने डिटेक्ट ये किया कि सबसे ज्यादा जो करंट जो है वो तब फ्लो हुई जब आप आइसोटोप को डिटेक्ट कर रहे थे 20। मसलन मैंने 20 सेकेंड के लिए 20 वाला आइसोटोप को डिटेक्ट किया तो मुझे ज्यादा करंट मिली, फिर अगले 20 सेकेंड के लिए मैंने 21 वाले को डिटेक्ट किया लेकिन उतनी स्ट्रेंथ नहीं मिली, फिर उससे अगले 20 सेकेंड के लिए मैंने 22 वाला आइसोटोप डिटेक्ट किया तो जितनी करंट फ्लो हुई अगले 20 सेकेंड में, ये हर 20 सेकेंड के गैप, मतलब 20 सेकेंड पहले 20 सेकेंड में, फिर 20 सेकंड के लिए डिटेक्ट, फिर 20 सेकंड के लिए डिटेक्ट, तो कंप्यूटर ड्रॉ करके हमें एक ग्राफ देता है कि सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ इसकी है, उससे कम इसकी, उससे कम इसकी। फिर इसी बेस पर हम उन एलिमेंट्स को आइसोटोप की बेस पर हम उन एलिमेंट का जो फॉर्मल मैस है उसको डिक्लेयर कर देते हैं। मसलन एक एलिमेंट के एक से ज्यादा आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन की ही बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन के बहुत सारे आइसोटोप्स हैं, लेकिन आप ऑक्सीजन का 16 वाले को क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि 16 वाले आइसोटोप की ये ग्राफ की कर्व जो है वो सबसे बड़ी बनती है, यानी उसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा, उसके सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स मौजूद है उसकी एलिमेंट के अंदर, इस वजह से आप 16। इसमें इसी तरह नाइट्रोजन का 20 क्यों इस्तेमाल करते हैं?
चूंकि 20 की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, 22 और 21 और 22 जो है उससे कम है, इसलिए रिलेटिवली हम जो आम तौर पर कॉमनली नाइट्रोजन का किसी को मैस बताना हो तो हम 20 बता देते हैं, ठीक है, आइसोटोप की पहचान किए बगैर। ये इसके अंदर जो है वो एक छोटी सी लॉजिक होती है।